पे ही हूँ। ठीक है, 0 इस पे 0 पे मैप होगा। हम लोग देख रहे हैं 3 कॉपी मैप। 3 कॉपी मैप जो आप लोगों ने बताए हैं वही मैं चेक कर रही हूँ। देखते हैं ये वाला मैप 3 कॉपी मैप बनेगा कि नहीं। 5 विल मैप टू 5, सॉरी 5 विल मैप टू, हाँ 5 पे ही मैप करेगा। 6 8 पे, 7 1 पे। निर्माल्या कुछ अलग ही हो रहा है। ये 4 पे, ये 1 1 ऑन टू मैप है। ये 7 पे। ठीक है, ये 3 कॉपी मैप नहीं है, 1 कॉपी मैप है। ये 1 1 मैप हो गया आपका। अभी मैं देखना भी बताऊंगी कि देखते ही कैसे पता चल जाए मैप 1 1 है या क्या है। ये वाला चेक करते हैं जो एकता ने बताया है। देखो 0 तो इसमें 0 पे जाएगा, 1 किस पे जाएगा, 3 पे, 1 3 पे, 2 6 पे, 3 जाएगा 0 पे। ठीक है, 0 की 2 प्री इमेजेस तो मिल गई। 4 जाएगा, 3 पर, 4 3 पर जाएगा। 5 जाएगा 6 पर, 6 जाएगा 0 पर, 6 0 पर जाएगा। 7 जाएगा 3 पर। हाँ, तो बिल्कुल 0 3 6 0 3 6 पैटर्न रिपीट ही हो रहा है यहाँ पे। 0 3 6 0 3 6, नेक्स्ट पैटर्न भी क्या आ जाएगा 0 3 6। आपको जब ये आपने मैप ढूंढा होगा तो आपको ये समझ में आया होगा कि कुछ ना कुछ पैटर्न इधर से बन रहा है। तो ये दिस इज नॉट अ 3 कॉपी मैप, ये 3 कॉपी मैप हो जाएगा Z9 में, है ना। 4 कॉपी मैप का क्या एग्जाम्पल निकाला आपने, कोई बताए। tx इक्वल टू 4x और z12 टू z12 ले लिया। Z12 to Z12, tx इज इक्वल टू 4x। ठीक है, ये भी बन जाएगा कॉपी मैप। वैसे असल में क्या हो रहा है यहाँ पे, पहली बात तो ये 1 1 है कि नहीं है वो बात चेक करने वाली है। 1 1 मैप कब होता है, अगर 4 का इन्वर्स हमें Z12 में मिल जाता तो ये मैप 1 1 हो जाता। 4 का इन्वर्स Z12 में तो है नहीं, इसका मतलब ये 1 कॉपी मैप तो नहीं है, यानी 1 1 मैप तो नहीं है ये, है ना। फिर ये क्या करेगा, 4x जो सेट बनेगा उस सेट को अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो फिर वो 4 4 के मतलब जो कंप्लीट सेट बनेगा उसमें मुझे लगता है 3 एलिमेंट्स ही आएंगे। 0 0 पे जाएगा, 4 इंटू 0, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 फिर से 0 आ जाएगा। तो 0 4 8 0 4 8 0 4 8, इस तरीके के कितने बन जाएंगे, 4 ऐसे पैकेट्स बन जाएंगे। ये 0, ये 1, ये 2। अभी मैं क्लास के बाद नोट्स भी अपलोड कर दूंगी आज के और कल के। 0 1 मैम आपका हैंड रिटन है? हाँ हाँ मैम ठीक है, ये बहुत जरूरी है। हाँ, ये ज़रूरी है। आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, कहीं लिखना नोट करना होगा ना एक आध चीज़ तो मैं बता दूंगी कि हाँ ये अपनी मेमोरी के लिए नोट कर लो, अदरवाइज़ कुछ ऐसा ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो ये 4 क्या कर रहा है, एक बार ये देखो कि 4 इंटू क्या करें कि 12 आ जाता है। मतलब मैं तो ऐसे आइडिया लेती हूँ, देखो यहाँ से आप देख सकते हो। वैसे तो 4 और 12 का GCD की बात करी, पहली पहली बात तो करें 4 और 12 का GCD निकालें तो वो तो 4 आएगा। ठीक है, और ऊपर देखें अगर 3 और 9 के GCD की बात करें तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इस GCD से आपको क्या कुछ आइडिया लग रहा है, ये जो इनका GCD निकल के आएगा उतने ही कॉपी के मैप्स बनेंगे यहाँ पे। अभी आगे और बात करते हैं तो ये बात और क्लियर हो जाएगी आपको। 5 कॉपी मैप के अंदर आपने क्या लिया, z10 टू z10 हम्म और फंक्शन लिया t ऑफ x इक्वल टू 5x। 5x, और यहाँ 5 और 10 का GCD क्या बन रहा है, 5 बन रहा है। तो ये 5 कॉपी मैप बन गया। यहाँ GCD 4 था, ये 4 कॉपी मैप बन गया। वहाँ 3 था, वो 3 कॉपी मैप बन गया। और देखो 4 और 12 में क्या रिलेशन है, 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 12 बनेगा। एक और रिलेशन लेके आते हैं यहाँ से, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तब वो 12 देगा, है ना। Z12 और 4, ये 4 जो है उसका Z12 से रिलेशन निकाल रही हूँ मैं। तो मतलब 3 डिफरेंट एलिमेंट्स ये दे सकता है। आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको दिख रहा है कि 0 4 8
इसके कोडोमेन में इन 3 के अलावा कोई भी डिफरेंट एलिमेंट्स नहीं है, मतलब इनके अलावा किसी की प्री इमेज नहीं मिल रही है हमें Z12 से। मेन में किसी की भी प्री इमेज नहीं है इन 3 एलिमेंट्स के अलावा, तो वो 3 एलिमेंट्स यहीं से हमें समझ में आते हैं। जैसे यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पे 5 इंटू 0 0 हो जाएगा और 5 इंटू 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तो आपने देखा होगा कि 0 और 5 की ही प्री इमेजेस हैं, 0 की 5 प्री इमेजेस हैं और 5 की भी 5 प्री इमेजेस हैं। यस मैम। और यहाँ 5 और 10 में क्या रिलेशन है, 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, एक सेकेंड थोड़ा सा शोर आ रहा है, जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा ना। ये 2 क्या है, ये 2 वही खास बात बता रहा है कि ये 2 ही डिफरेंट एलिमेंट्स दे सकता है। उसके बाद ये रेपिटेशन स्टार्ट कर देगा, है ना। 5x का जो सेट बनेगा, जो मैं सेट बना के दिखा रही थी आपको, जो 5x सेट बनेगा वो 0 और 5 ही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये 2 ही डिफरेंट एलिमेंट्स आएंगे ना, बाकी तो ये 0 5 बार बार रिपीट होते रहेंगे। तो कुछ ऐसा पैटर्न आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, तभी आप ये 3 कॉपी 4 कॉपी और 5 कॉपी मैप निकाल पाए होंगे। ठीक है, GCD से हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये मैप इतने कॉपी का है, तो वो ऑब्जर्वेशन वहां से मिल जाएगा। अब इसमें कोई भी मैप को देखते ही हम कैसे बताएं कि वो 1 1 है कि नहीं है। कुछ पूछना है किसी को? यस मैम। मैम GCD 1 आएगा। हाँ बोलो। मैम ये जो सेट हम लोग निकल रहे हैं 05 या मान लो यहाँ पर 048, इस सेट का कोई खास मतलब इस प्रॉपर्टी सेट है? का नहीं, खास प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, लेकिन मीनिंग इस सेट का भी तो निकाल सकते हो आप। ये सेट क्या है, कोडोमेन, मतलब रेंज हाँ सेट ही हाँ तो है ये। मैम रेंज सेट है ये। इस फंक्शन का, टी फंक्शन का रेंज सेट ही तो है। जो कल मैंने आपसे सवाल हाँ पूछे थे ना, ये वाला सवाल था 1/5 Z8 में होगा कि नहीं होगा। ये सवाल क्यों पूछे गए थे अब आपको समझ में आएगा। उनका क्या क्या बोलते हैं, उसका यूज़ क्या था, एप्लीकेशन क्या थी, वो अब मैं बताने जा रही हूँ। थोड़ा बहुत आपको समझ में आ भी गया होगा, 1 1नेस से रिलेट करते हैं हम उसको। जैसे कि सबसे पहला कल आपने जैसे Zn में एलिमेंट लेते हैं हम 0 1 2 अप टू सो n-1 तक, उसके बाद आपने बोला था कि 0 बार में वो सारे एलिमेंट आएंगे कि x बिलोंग टू Z n डिवाइड्स x माइनस 0। तो वहां पर x बिलोंग टू Z आएगा या फिर q आएगा? x बिलोंग्स टू z। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि q के एलिमेंट्स भी आ रहे हैं। यस मैम। वैसे तो देखो रिप्रेजेंटेशन में तो z ही लिखा जाता है, क्योंकि हम z के ही रिस्पेक्ट में पूरी क्लास देखते हैं कि 0 की क्लास है, ऊपर नीचे कुछ एलिमेंट्स आ रहे होंगे। मतलब ये Zn के जो एलिमेंट्स लिए जाते हैं, कहने का मतलब ये है, जैसे Z5 हम निकाल रहे हैं, Z5 के अंदर हम कहते हैं कि ये एलिमेंट्स हैं, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो इसके अंदर हैं। अब ये एलिमेंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई भी इंटीजर उठाया जाए, सबसे पहले कोई भी x इंटीजर उठाया जाए, उसको 5 से डिवाइड किया जाए। मान लो मैंने 15 उठाया और 5 से उसको डिवाइड किया, तो जो रिमाइंडर आया वो लिखना है आपको। मतलब कितने पॉसिबल रिमाइंडर्स हो सकते हैं 5 से डिवाइड करने पे, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सेट ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लासेस ऑफ इंटीजर्स डिवाइडेड बाय, मतलब ऐसे बोलते हैं नंबर ऑफ रेसिड्यू क्लासेस ऑफ Zn, ऐसे भी बोलते हैं। मीनिंग क्या है Zn का, कि कोई भी इंटीजर आप उठाओ, कोई भी इंटीजर उठाओ, उसको डिवाइड करके देखोगे 5 से, जो रिमाइंडर्स की पॉसिबिलिटी है, इसको एक दूसरे नज़रिए से भी देखा जा सकता है ना, कि पॉसिबिलिटीज़ ऑफ रिमाइंडर। मैं रैशनल वाली बात पे भी आती हूँ, इसको आप पॉसिबिलिटीज़ ऑफ रिमाइंडर बोल सकते हो कि अगर 5 से डिवाइड किया किसी भी इंटीजर को, दुनिया का कितना भी बड़ा इंटीजर हो, उसको 5 से डिवाइड करने पर ये 5 ही रिमाइंडर बन सकते हैं, क्योंकि 5 6 7 रिमाइंडर ये तो कभी बन ही नहीं सकता। डिवीजन का क्राइटेरिया है कि रिमाइंडर उस नंबर से कभी एक्सीड नहीं करता। और फिर हमने बताया कि इनके पास क्या खास प्रॉपर्टीज़ है, ये जो एलिमेंट्स इसके अंदर लिखे गए, इनके पास क्या क्या खास प्रॉपर्टीज़ है, ये अपने अंदर किस किस टाइप के एलिमेंट्स को कंटेन करते हैं। इसीलिए बोला गया कि 1 इज इक्वलेंट टू 6 और 1 एक ही बात है इसके अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे
इंटीजर से ही सारा क्राइटेरिया लिया गया है एकता, लेकिन 1/3, 1/4, 1/3, 1/4 ये भी इक्वलेंट इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन शुरुआत इसकी इंटीजर से ही की गई है। ठीक है, ये 1/3 और 1/4 का क्राइटेरिया ऐसे आया है, मतलब ये शुरुआत कहाँ से हुई कि 1/3 और 1/4 को हम चेक करें। ये शुरुआत हुई कि अगर मैं 2 बिलोंग्स टू Z5 ले रही हूँ तो क्या 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स Z5 के अंदर होगा या नहीं, मतलब 2 को किसी x या y से मल्टीप्लाई करके क्या 1 मिल सकता है हमें Z5 के अंदर। तो ये रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग, लेकिन 1/3 आप देख रहे थे कि कभी कभी ये 2 के बराबर आ रहा है, कभी 1/3 5 के बराबर आ रहा है, कभी 1/3 उसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पे 2 का मतलब, उस इंटीजर का मतलब ही ये है, इट इज़ नो डिफरेंट देन दिस, ये दोनों सेम है। ठीक है, इंटीजर से ही डिवीजन करेंगे, नहीं तो अगर हम रैशनल से डिवीजन करने लगे तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। रैशनल्स अलग अलग शक्ल के बैठे हो सकते हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ रैशनल्स इंटीजर्स ही हैं। Z5 के लिए कुछ रैशनल्स हैं जो इंटीजर्स ही का ही काम कर रहे हैं। रैशनल्स को इसलिए नहीं उठाया जाएगा क्योंकि रैशनल से डायरेक्टली डिवीजन करना पॉसिबल नहीं है। एक बार हमने डिफाइन कर लिया कि ये मेरा Zn है, अब Zn के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंट ऑपरेशंस देख सकते हैं। रैशनल उठा लो, अब कोई भी A/B टाइप का नंबर उठा लो, फिर आप चेक करो कि क्या ये नंबर उसके अंदर बिलोंग कर सकता है या नहीं। मतलब 1/3 और कुछ नहीं, P/Q और कुछ नहीं, अगर बिलोंग कर रहा है उसके अंदर तो वो कोई ना कोई इंटीजर ही है। ठीक है, तो शुरुआत में क्राइटेरिया इसलिए नहीं लिया गया ताकि कंफ्यूजन ना बढ़े। शुरुआत में इंटीजर्स का ही क्राइटेरिया लेके चलेंगे, जो आप डेफिनेशन के पूछ रहे थे एकता, तो शुरुआत में इंटीजर्स ही लेके चले हम। उसके बाद हमने देखा कि ये 1/3, 1/4, 2/3, 2/5 ये सब चीज़ें उसके अंदर बिलोंग करेंगी या नहीं करेंगी, उनको Z5 के रिस्पेक्ट में कैसे देखा जाएगा वो बाद की बात थी। ठीक है, यस मैम। ओके। तो हाँ, हम 1/1 की बात करने जा रहे थे, अभी 1/1 की बात कर लेते हैं। तो किसी मैप को 1/1 कैसे कहा जाएगा। सपोज एक मैप है T Z10 to Z10, Tx इज इक्वल टू 2x। क्या ये मैप 1/1 है? ये मैप कब 1/1 होगा, हमने कल देखा था, हम इसको चेक करेंगे 1/1 है कि नहीं है। 2x इज इक्वल टू 2y implies 2x minus 2y is equal to 0, implies 2 into x minus y is equal to 0, implies। अब बात ये है कि या तो 2 0 हो जाए या x माइनस वाई 0 हो जाए। मैंने 2 मेथड्स बताए थे, अब वो दोनों मेथड्स पे ध्यान देना। एक बताया था कि अगर ये आईडी हुई तो हम कहेंगे या तो 2 0 हो जाए या x माइनस वाई 0 हो जाए तो बात बन जाएगी। अगर ये आईडी हुई तो ये अगर आईडी होती तो 2 तो 0 नहीं था, फिर आप कहते x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई आ जाता। ये बात क्लियर हुई? अगर वो आईडी होती तो आपको पता है दिस इज नॉट एन आईडी, राइट? तो अब ये मेथड तो नहीं लगा सकते, ये बात सबको क्लियर है कि नहीं? यानिश? ठीक है, तो मेथड 2 क्या कहता था? तो ये नहीं लगाया जा सकता बिल्कुल भी। मेथड 2 ये कहता था कि जब हम 2 इंटू एक्स माइनस वाई पे पहुंचे इज इक्वल टू 0 बोला, तो या तो हम दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1/2 2 का इन्वर्स ही होता है ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, 1/2 का मतलब 2 का इन्वर्स, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और कुछ नहीं। ठीक है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वो तो नेचुरली हो ही जाएगा। तो अगर 1/2 बिलोंग्स टू Z10 हो जाए तो ये काम किया जा सकता है, नहीं तो फिर हम बाहर चले जाएंगे उससे, नहीं तो फिर हम Z10 से बाहर जाके बात करने लगेंगे, क्योंकि अगर 1/2 उसके अंदर है ही नहीं तो हम 1/2 से कैसे ऑपरेशन लगाएं। ऑपरेशन तो तभी लगा सकते हैं जब वो डोमेन या कोडोमेन का पार्ट हो। यहाँ पे काम किसके एलिमेंट्स में चल रहा है? काम अभी कोडोमेन के एलिमेंट्स में चल रहा है। Tx इज इक्वल टू Ty,
और सारा काम आगे जो भी हम कर रहे हैं। वैसे यहाँ डोमेन और कोडोमेन सेम है, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है। डोमेन और कोडोमेन सेम हो तो उसके लिए एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया हमने देख लिया कि अगर हम ऐसा कर सके तो ठीक है। अगर आईडी होती तब तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन ये आईडी नहीं है ना, दिस इज़ नॉट एन आईडी, तो ये हमें काम करना पड़ेगा। तो अब सवाल ये है कि 1/2 क्या मल्टीप्लाई करने के लिए उससे बिलोंग करता है Z10 से? नो मैम। चलो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 लिख ही देते हैं। हाँ, 1/2 Z10 से बिलोंग नहीं करता। मैंने क्या कहा था, ऐसे उठा लो, उस नंबर को देखो, 2 को देखो, 10 को देखो, उनके GCD को देखो, वो 2 आ रहा है क्या? 2 डिवाइड्स न्यूमरेटर, 2 डिवाइड्स 1, सॉरी जो भी था 2 डिवाइड्स 1, नो। सो इसका मतलब दिस इज नॉट अ 1-1 फंक्शन। इसीलिए 1 कॉपी मैप नहीं आया था, इसीलिए कौन सा कॉपी मैप आया था? ये 2 कॉपी मैप आएगा। ठीक है, ये कैसा मैप बनेगा? 2 कॉपी मैप। इसको 2 क्राइटेरिया से देखा जा सकता है। एक मैंने कहा था कि 2x निकाल लो, मतलब रेंज सेट निकाल लो, इस मैप का जो रेंज सेट होगा वो निकाल लो, तो वो आएगा 0, 2, 4, 6, 8, ये आ जाएगा, ये रेंज सेट कहलाएगा। तो ये मैप 1-1 भी नहीं हुआ, ऑन टू भी नहीं हुआ ना, दोनों बातें आपने देख ली। समझ में आई? यस मैम। ये इसका रेंज सेट है। अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो अभी झटाक से पूछो, क्योंकि एक बात और मैं यहाँ से रिलेट करने वाली हूँ 1-1 ऑन टू में, जो शायद किसी ने नोटिस कर भी लियो। दूसरी बात मैंने क्या कही थी कि 2 और 10 का GCD देखना ज़रा, 2 और 10 का GCD, 2 और 10 का GCD कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इसका मतलब कौन सा कॉपी मैप बनेगा? 2 कॉपी मैप। इस बात को नोट कर लेना, पता नहीं मेरे नोट्स में लिखी हुई है कि नहीं, मैं देख लूँगी, खैर उसको ठीक करके अब अपग्रेड कर दूँगी नोट्स। राइट, ये 2 बातें नोटिस करना, समझ में आ गया ना कैसे नोटिस करनी है। ये मैप 1-1 भी नहीं आया, ये ऑन टू भी नहीं आया, क्योंकि इसके रेंज सेट में सिर्फ आधे एलिमेंट्स की प्री इमेज है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। अगर ये 1-1 आ जाता तो क्या ये ऑन टू हो सकता था? Yes, ma'am. रियल में तो देखते थे कि डोमेन और कोडोमेन की कार्डिनलिटी सेम है, क्या यहाँ पे भी वही बात हो सकती है? हाँ मैम, अगर 1-1 होता तो हो जाता मैम। 1-1 होता तो हो जाता। क्यों हो जाता? क्योंकि पहली बात तो इधर से एक एलिमेंट उठता, 0, 1, 2, ये उधर के एक एक एलिमेंट को जाके कवर कर लेता, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, ये किसी ना किसी एक एलिमेंट को, ये किसी ना किसी एक एलिमेंट को, ऐसे ऐसे डोमेन में 10 एलिमेंट पड़े होते, उधर वो 10 एलिमेंट्स को कवर कर लेते। जो रियल वाला क्राइटेरिया है सेम यहीं पे, यहाँ पे भी वही है कि वहाँ 1-1 मैप हो जाए या ऑन टू मैप हो जाए और कार्डिनलिटी सेम में हम काम कर रहे हो, डोमेन और कोडोमेन, तो मैप अपने आप बाइजेक्टिव बन जाता है। जस्ट 1-1 हो जाए या जस्ट ऑन टू हो जाए। आप यहाँ से ऑब्जर्वेशन भी ले सकते हो, इवन इफ आपको कुछ भी नहीं पता 1-1 ऑन टू के बारे में, तब भी ऑब्जर्वेशन लिया जा सकता है। इधर से एक उठ के उधर से एक पे मैप होगा, इधर से एक उठेगा उधर से एक पे मैप होगा। तो डोमेन में 10 हैं तो उधर 10 को बिजी करे हुए हैं। जैसे एक कमरे में 10 अच्छे लोग हैं और 10 बुरे लोग हैं, जैसे फिल्मों में होता है कि एक फैमिली आ जाती है और गुंडों से लड़ाई लड़ने लगती है, तो एक एक फैमिली मेम्बर ने जाके 10-10 एक एक गुंडे को संभाल लिया, तो 1-1 मैप हो गया और ऑन टू भी हो गया। लास्ट में फिल्मों में तो ऐसे ही होता है कि वो कमज़ोर से फैमिली मेम्बर्स जाके गुंडों को मार देते हैं, 10-10 अच्छे अच्छे ठाडे गुंडों को, और जीत जाते हैं। दी एंड हो गया मूवी का। तो यहाँ पे 1-1 ऑन टू मैप का दी एंड हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं, अगर यहाँ तक सब क्लियर है। मैम ये मेरे को समझ में नहीं आया मैम, वो जो मतलब हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा, तो 1-1 तो नहीं होगा मैम। क्या कह रहे हो, समझी नहीं मैं। Z10 तो इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा मैम। हाँ, तो 1-1 नहीं उसका होगा। तो मैम वो जो करते हैं ना, 2 इक्वल, आईडी नहीं है उस वजह से ये मेथड नहीं लगा सकते, मैंने ये कहा। आईडी होती तो ये हाँ मेथड हाँ हाँ, लगाते, ये कह तो रही मैम हूँ। कोई भी तो मेथड नहीं लगा सकते मैम, दोनों मेथड में। वो तो फिर आगे इस मेथड में फिर आईडी का कहीं काम ही नहीं आया ना। हाँ आईडी नहीं है, पर
वन बाई टू भी तो नहीं है ना बिलोंग वो। करना चाहिए, हाँ बस हाँ ये है कि उसका इनवर्स बिलोंग करना चाहिए। आईडी अगर कोई नहीं है तो आप ये दिमाग में मत रख के चलना कि आईडी नहीं है तो किसी एलिमेंट का इनवर्स ही नहीं मिलेगा। ना, मिल सकता है अगर वो एलिमेंट अगर उस जेट इन में अगर बिलोंग करे तो। जैसे कि Z4 है, Z4 के अंदर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 0 आ जाता है, ठीक है। लेकिन 1 3 और 0 को तो खैर खुद से करते हैं, वो तो 0 ही देता है। 1 और 3 को किसी भी एलिमेंट से उठा के मल्टीप्लाई कर दो, वो कभी 0 नहीं देने वाले। चाहे इसको 2 से कर दो, चाहे किसी से भी कर दो, ये कभी भी 0 नहीं देने वाले। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 1 का 4 से GCD 1 होता है। और ये सब ग्रुप थ्योरी में आएगा, जब ग्रुप्स पढ़ोगे तब ये सब कंसेप्ट आएंगे। मैं एक हल्का सा टच दे रही हूँ वहाँ पे। ये इसलिए होता है कि GCD अगर 1 हो गया उस एलिमेंट का 4 के साथ, मतलब Zn में n के साथ उस मेंबर का GCD अगर 1 हो गया तो वो इन्वर्टिबल हो जाएगा उसके अंदर, अदरवाइज नहीं होगा। तो ZP में क्या खास होता है? ZP में सिर्फ एक खास बात होती है, 0 1 2 अप टू सो ऑन P-1। हमें पता है ये सारे जितने भी होते हैं, 0 को हटा दो, नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स निकलता है ना। 0 का इन्वर्स क्या निकालोगे? 0 इंटू 1/0, 0 से 0 कैंसिल, आंसर 1। नहीं ना, 0 को तो वैसे ही हटाना होता है। नॉन जीरो एलिमेंट्स का इन्वर्स देखा जाता है मल्टीप्लिकेटिव में। तो 1 से लेकर P-1 तक जितने भी मेंबर्स होते हैं, सबका P से GCD क्या होता है? P इज़ अ प्राइम नंबर। उससे पहले पहले जितने मेंबर होते हैं, प्राइम से पहले पहले प्राइम, उनका GCD क्या होता है? P से 1 का तो 1 ही होता है, 1 और P का GCD। 1 मैम सारे का 1 होते हैं। हाँ, XP GCD XP इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल x इज इक्वल टू 1 से लेकर P-1 तक। इसलिए all elements, all non-zero elements are invertible, और इसीलिए ये आईडी होती है। इसीलिए क्या होता है, सभी एलिमेंट्स इन्वर्टिबल होते हैं। अब आईडी होने से क्या होता है, देखो x इंटू वाई कभी भी 0 होगा अगर आईडी के अंदर। अब आईडी प्रूव कर लेते हैं हम। अगर x इंटू वाई 0 हुआ, हम बोल रहे हैं आईडी होगी, तो कैसे होगी? अगर x इंटू वाई 0 हुआ और मैं कह रही हूँ कि x का भी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, y का भी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो अगर मैं x इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दूं, प्री पोस्ट का ध्यान रखना, प्री पोस्ट का इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रुप थ्योरी में है, क्या बोलते हैं, इम्पॉर्टेंस, क्योंकि अबिलियन ग्रुप अलग होता है। कम्यूटेटिविटी एक लॉ है जो आज तक हमारे दिमाग में एकदम इनबिल्ट ऐप की तरह था। अभी वो ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि रियल्स में काम करते थे, इसलिए कम्यूटेटिविटी एसोसिएटिविटी वो सब इनबिल्ट था, इसलिए हमारे दिमाग में अभी तक इनबिल्ट चल रहा था। लेकिन अभी आप जनरलाइज चीज़ों पे आ गए हो, आप फील्ड में काम कर रहे थे, फील्ड के पास तो बड़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती थी, लेकिन अब आप छोटे से स्ट्रक्चर में काम कर रहे हो जिसका नाम है ग्रुप। तो वो ग्रुप कम्यूटेटिव होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा ग्रुप्स को उसको पता होगा, जिसने नहीं भी पढ़ा उसको भी मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो जो कम्यूटेटिव ग्रुप्स होते हैं उनको तो बहुत एकदम ऊंचा दर्जा दे दिया जाता है, अबिलियन ग्रुप्स बोल दिया जाता है। तो कम्यूटेटिविटी एक जो पूरा सब्जेक्ट हम करेंगे अलजेब्रा का, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए प्री मल्टीप्लिकेशन एंड पोस्ट मल्टीप्लिकेशन दोनों का इम्पॉर्टेंस है। जैसे कि मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती, ठीक है। मैट्रिक्स में आपको आइडिया है कि हाँ, कम्यूटेटिविटी ऐसा नहीं कि गिफ्ट में मिल जाती है सबको, सबके पास नहीं होता वो गिफ्ट। तो यहाँ से अगर हम एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स इनवर्स 0, दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू एक्स इनवर्स 0, यानी 0, क्योंकि एक्स इनवर्स एक्स तो 1 आ जाएगा। 1 का मतलब भी अलग होता है। 1 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव यूनिट, यूनिटी भी बोला जाता है। पर पता है आपको कि एक एलिमेंट को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे और कोई जनरलाइज्ड आइडेंटिटी नहीं है, यहाँ 1 ही आइडेंटिटी है ना। क्योंकि हम नंबर्स में काम कर रहे हैं, इसलिए घबराने की बात नहीं है कि अरे a इंटू ए इन्वर्स क्या आ जाएगा। y इज इक्वल टू 0 प्रूव कर दिया। मैं लेके क्या चली थी, लेट x इज नॉट इक्वल टू 0, तभी तो उसका ये काम हुआ, नहीं तो आपको ये बात अधूरी लग गई होगी, आप कह रहे होगे ये कैसे हो गया। लेट x इज नॉट इक्वल टू 0 बट देयर प्रोडक्ट इज 0। अगर x नॉन जीरो है तो y मस्ट बी 0 ना, क्योंकि अगर दोनों नॉन जीरो की प्रोडक्ट 0 आ गई तो ये आईडी नहीं कहलाएगी।
ये हाँ 4 मैम। स्टेप प्रूफ सबको समझ में आना चाहिए। क्या आया? यस मैम। यस मैम। दो मैम वो आईडी वाला बात एक बार बता दो, मतलब आईडी आईडी की डेफिनेशन हमने कल की थी। आईडी की डेफिनेशन क्या होती है? वो पी आईडी जब प्राइम हो जाता तब हम्म? वो हाँ हाँ, मैंने वो तो ठीक है, वो तो रिजल्ट है। मैंने हाँ कहा आईडी मैम। की डेफिनेशन क्या थी? आईडी कहती है कि a इंटू बी इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ या तो a 0 हो जाए या b 0 हो जाए। और नॉट आईडी कब होगा? नॉट आईडी का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब a इंटू बी इज 0 इफ एंड ओनली इफ a भी नॉन ज़ीरो हो जाए और b भी नॉन ज़ीरो। उसी का नेगेशन है, a भी नॉन ज़ीरो एंड b भी नॉन ज़ीरो। तो हमें आईडी प्रूव करना है, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, अगर मैं x को नॉन ज़ीरो लेके चली तो लास्ट में मुझे आईडी प्रूव करने के लिए दूसरे वाले को तो ज़ीरो ही दिखाना पड़ेगा ना। तो इसलिए हमने क्या किया, इन x को नॉन ज़ीरो लिया शुरुआत में, चाहे आप y को ले लेते, आपकी मर्जी थी। x इंटू वाई, इनकी प्रोडक्ट ज़ीरो दिखाई, मतलब a इंटू बी इज इक्वल टू ज़ीरो। पहले स्टेप में इनकी प्रोडक्ट ज़ीरो लेके चले। फिर हमने कहा कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट का तो इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है किसके अंदर? ZP के अंदर। ये सारा काम ZP के अंदर मैं करा रही हूँ। ZP के अंदर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो x इन्वर्स ये 1 आ गया, ये y इज इक्वल टू 0 हो गया। यानी अगर x नॉन ज़ीरो था तो y 0 हो गया ना, ये वाला पार्ट प्रूव हो गया। या तो x 0 हो जाता है, y 0 हो जाता है, y 0 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज आईडी बन जाएगा कौन? ZP। ZP के लिए प्रूफ है। क्या डाइजेस्ट होने में टाइम लग रहा है? नहीं मैम ठीक है, अभी तो समझ गया। बस यही था, कुछ इसके अलावा नहीं है। ये 4 स्टेप की सिंपल सी बात थी। तो कहने का मतलब ZP क्यों आईडी होते हैं, ये आपको आइडिया लग गया होगा। और आईडी वैसे टर्म आती है इंटीग्रल डोमेन, ये टर्म आती है रिंग थ्योरी में। पहले वो रिंग बनता है, फिर वो एक दो प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई करता है, स्ट्रक्चर फिर होता है। लेकिन आईडी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हमने उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया। ठीक है, मतलब ग्रुप से भी ज़्यादा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है इंटीग्रल डोमेन। आगे बताऊंगी जाके इंटीग्रल डोमेन की प्रॉपर डेफिनेशन, लेकिन अभी के लिए इतनी काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं। तो मैम जनरलाइजेशन इंटीग्रल डोमेन हमेशा कम्यूटेटिव होता है ना? क्या हमेशा कम्यूटेटिव होता है? इंटीग्रल डोमेन हाँ, वो डिपेंड करता है बुक की डेफिनेशन पे। और मैम आर का कोई भी साब सेट ले लो तब तो इंटीग्रल डोमेन ही बनेगा। CRU या RU वैसे नॉर्मली कम्यूटेटिव ही होता है CRU। हाँ बोलो, क्या कह रहे हैं निर्मल्य? अगर मैम आर का कोई भी साब सेट ले लो मैम, तो आईडी बनेगा। लेकिन नहीं, आईडी बनने के लिए रिंग होना है जरूरी है ना? आईडी बनेगा से आपका सिर्फ इतना मतलब था कि a इंटू बी इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज a इज 0 और b इज 0। हाँ सिर्फ मैम। इतनी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आर का तो कोई भी सबसेट ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। रियल्स में जब तक हम काम करते थे बचपन में, हम कहते थे a इंटू बी इज इक्वल टू 0, तो हम कहते थे या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अभी हम डिफरेंशियबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी, सीक्वेंस सब में यही सब चीज़ें यूज़ करके आए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ रियल हम कर रहे थे। अभी स्ट्रक्चर चेंज हो गए हैं बस। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन यही चेंज हुआ है। ग्रुप थ्योरी में चेंज क्या पढ़ रहे हो आप? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। अलजेब्रा में जो चेंज पढ़ोगे बस इतना ही चेंज पढ़ोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, ये रिजल्ट है कि अगर Zn टू Zn मैप है देन Tx इज इक्वल टू Ax इज अ 1-1 मैप इफ एंड ओनली। व्हाट इज द कंडीशन, बताओ जी। GCD of n and a is equal to 1. यस, ए और GCD, ए और n का GCD अगर 1 हो जाए तो ये 1-1 मैप कहलाएगा, राइट? या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1/a बिलोंग्स टू Zn। जो हमने पुराना तरीका पढ़ा था, अब याद आ रहा होगा उसको, चलो छोड़ो। पुराना हमने पढ़ा था 1/a बिलोंग्स टू Zn। तो ये कभी होता है, ये तभी होता है जब a और n का GCD 1 हो। याद आ गया? इसलिए हमने वो ऊपर वाली लाइन लिखी है।
यस मैम। तो मैं बस उसको उसको इतना रिजल्ट आप याद रख सकते हो। वैसे मैंने दोनों बातें लिखी हुई है नोट्स में, ये वाली बात भी लिखी हुई है, तो इसको भी याद रख सकते हो। क्लियर हो रहा है ना सबको? ज़्यादा ठीक, मतलब पेस ठीक चल रहा है ना? हाँ मैम। ठीक। अच्छा ये बताना, मतलब यहाँ से ये बात भी है, ये भी याद रखना कि यहाँ से रिलेट कैसे करते थे हम, कि जी सी डी ऑफ 1/a बिलोंग्स टू जेड एन इफ एंड ओनली इफ जी सी डी ऑफ ए एन डिवाइड्स 1, है ना? ये तभी होता था जब जी सी डी ऑफ ए एन डिवाइड्स 1, और ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव ही लेके चल रहे हैं हम, तो ये 1 को डिवाइड करने वाला कौन सा ऐसा पॉजिटिव नंबर है? सिर्फ और सिर्फ 1 है ना। तो यहाँ से जी सी डी ऑफ ए एन 1 आ जाता है, इक्वल टू 1। वैसे जो हमने क्राइटेरिया पढ़ा था वो तो ये था, लेकिन क्योंकि डिवाइड्स 1 कह रखा है तो 1 को डिवाइड करने वाला यही नंबर होगा, इसलिए जी सी डी ऑफ एन इज इक्वल टू 1, वही बात को हमने ऊपर यूज़ कर लिया। ठीक है, एक ये बताना ज़रा, टी एक्स इज इक्वल टू 3x, 1 1 होगा? यस मैम। अच्छा एक और बात पूछती हूँ, ये रिजल्ट मेरे दिमाग में आ गया, अच्छा है रिजल्ट, कि टी जेड एन टू जेड एन इज अ के कॉपी मैप टी एक्स इज इक्वल टू दे रखा है ए एक्स, टी कॉपी मैप इफ एंड ओनली इफ, और ये ए एलिमेंट कहाँ का होता है ये भी याद रखना, ए बिलोंग्स टू जेड एन ही होता है। ठीक है, ये मत सोचने लगना ये दूसरी दुनिया से उठ के आ जाएगा 1.2 इंटू एक्स हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, डोमेन और रेंज में रह के काम करना है ना। ठीक है, वो 1.2 भले ही कुछ रैशनल बन के फिर वो इंटीजर बन जाए वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे ए जो एलिमेंट लेना है वो जेड एन का ही होना चाहिए, ये याद रखना है। तो दिस इज अ के कॉपी मैप इफ एंड ओनली इफ, क्या लिख सकती हूँ मैं, जी सी डी ऑफ ए एन इज इक्वल जीसीडी ऑफ ए एन इज इक्वल टू के। के। क्या ये बात सबको ठीक लग रही है? क्योंकि ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना ऊपर। हाँ मैम। जितना जी सी डी आएगा उतने ही कॉपी का मैप होगा, बस ये मैंने लिखी हुई है बात। वैल्यूज ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैम हम्म अगर नेगेटिव नंबर गिवन हो तो नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर का जीसीडी कैसे निकालते हैं? टी एक्स इज इक्वल टू -x गिवन हो, मान लो z5 टू z5, तो ये -1 को z5 में क्या बोला जाता है? जीसीडी निकालना भी बताऊंगी वैसे मैं, माइनस और प्लस का, लेकिन फोर। -x गिवन हो तो ये तो 4 ही है, तो ये और कुछ नहीं 4x है, तो आप बना सकते हो उसको, नेगेटिव गिवन हो पॉजिटिव बना लो। -25 गिवन हो क्या बनाओगे? -24 गिवन हो मान लो, तो 5 5 जो 25 और 24 को ऐड करके जो नंबर आएगा 1, तो ये टी एक्स इज इक्वल टू एक्स बन जाएगा उस केस में, मतलब टी एक्स इज इक्वल टू -24x इज नथिंग बट टी एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, नेगेटिव को पॉजिटिव में आप कन्वर्ट कर सकते हो, बस जस्ट उससे थोड़ा सा हल्का सा बड़ा ले लेना होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन करके उसी का जो भी मल्टीपल हो और फिर उनको ऐड करके देख लेना होता है कि क्या आएगा। मैम अगर जेड में गिवन हो तो जीसीडी ऑफ नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर? जेड में गिवन हो मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स जेड टू जेड, जेड टू जेड। क्या मैप लें फिर? नहीं जीसीडी पूछ रहा हूँ मैं, जीसीडी ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर क्या होगा? जीसीडी ऑफ -1 और 2 अभी निकालूंगी मैं, जीसीडी पे आऊँगी, जीसीडी की भी प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है, वैसे हमें क्या करना होगा, इसके डिवाइज़र निकालो, इसके डिवाइज़र निकालो, और उसमें से जो सबसे बड़ा कॉमन डिवाइज़र हो वो देख लो। वैसे जीसीडी नॉन नेगेटिव ही आता है जहाँ तक मुझे याद है, ये देखते हैं। देखो ये याद रखना कि अगर 2 है ना तो इसका डिवाइज़र -2 भी है और +2 भी है। इन्हीं सब बातों का यूज़ करके अभी हम जीसीडी पे आएंगे। ठीक है, अच्छा
ये मैप क्या 1 1 है? आज शाम को क्या डिस्कशन होना है याद है ना? मैं ग्रुप में मैसेज भी करना भूल गई, बताओ। उनको मैं मैसेज ही कर देती हूँ। Yes, ma'am. 1 1 है. सिंगल वेरिएबल वाली जो एक्सरसाइज है ना, मैंने एकता शाम को थी नहीं शायद, प्राची भी नहीं आई थी। एक सेकंड में मैसेज डाल देती हूँ। हाँ मैम, ये तो 1 1 होगी यस मैम। मैम। सब लोग कर लो। प्राची बड़ी कम आ रही है आजकल क्लास में, क्या हो गया पता नहीं। सबका 1 1 आया है या किसी का रह गया है? 1 1 होगा मैम। वैसे मज़ेदार बात तो ये है कि ग्राफ ही बना लिया जाए। डोमेन है 1 2 3 4 और ये थोड़ा 1 पे 1 आएगा, 2 पे 4 आ जाएगा, 3 पे 9 आ जाएगा, इस तरीके से आएगा ना। बस ये डॉट्स दिखेंगी। पता है एक पॉइंट एक ही पे मैप हो रहा है। अब बताना। अब 1 1 है। नहीं मैम, अब तो नहीं होगा 1 1, टाइम क्योंकि खराब। -1 +1 दोनों ही एक ही। अब ये ग्राफ बन जाएगा ना, ग्राफ से भी समझ सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो, क्योंकि -1 भी 1 पे जाएगा और अब 1 भी 1 पे जाएगा। वो सिर्फ नेचुरल्स की वजह से 1 1 हो गया था, है ना? क्लियर? तो यहाँ पे हमने नेचुरल्स दिया था, ठीक है। तो वही है, ग्राफिकल टेस्ट भी देख सकते हैं हम। ग्राफिकल टेस्ट क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन ज़्यादा से ज़्यादा एक बार कट करे। देखो यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ऊपर बनाई है, लाइन L1, ये L1 लाइन एक बार भी नहीं कट कर रही इस ग्राफ को, लेकिन लाइन L2 2 बार कर रही है। तो एटमोस्ट 1 टाइम करनी चाहिए। ग्राफिकल टेस्ट थोड़ा सा याद दिला रही हूँ, याद होगा सबको। ओके, आगे बढ़ें। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का भी हो सकता है। एक और क्वेश्चन पूछती हूँ। डज 4 डिवाइड 2? यहाँ से अगर मैं Z6 काट के Z कर दूँ और Z6 कर दूँ, तो क्या पहले केस में और दूसरे केस में क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? यस नो, यस नो। मैम पहले केस में तो नो है। बड़ा नंबर छोटे को डिवाइड नहीं करता। 4 डिवाइड्स 2 का क्या मतलब होता है, याद है ना सबको? या मैं रिवाइज करवाऊँ? 4 डिवाइड्स 2 मीन्स देयर एग्जिस्ट सम x belongs to integer such that 4 is equal to 2x. Is it possible? अगर ऐसा कोई इंटीजर एग्जिस्ट किया तो x शुड बी इक्वल टू 4/2। नहीं सॉरी, 4 डिवाइड्स 2 ना, अरे सॉरी, 4 छोटा 4 डिवाइड मैम कर 2 is equal to 4x होगा. तो x इज इक्वल टू 2/4 आना चाहिए, विच इज इक्वल टू 1/2। तो x तो इंटीजर से आप कह रहे थे, नीचे कह रहे हो 1/2। 1/2 तो इंटीजर नहीं है, गड़बड़ हो गई। तो इसका मतलब इंटीजर्स में क्राइटेरिया क्या है, नहीं फॉलो करता। मैम इंटीजर्स क्यों होगा, Z6 नहीं होगा क्या? इंटीजर्स में बात कर रही हूँ मैं, अच्छा Z6 से तो आपको बात करनी है। जितना कराया है उतने से ही हो जाएगा।
अगर Z6 की बात हो रही है तो ये यहाँ पे तो Z6 1/2 Z6 में नहीं आ रहा है, अगर Z6 की बात हो रही है तो ये Z6 में बिलोंग करना चाहिए। लेकिन 1/2 तो Z6 में नहीं है। 1/2 नहीं है, 2/4 है। Two by four belongs to Z6 or not? फोर और सिक्स का GCD क्या है? 4 और 6 का GCD 2 है। क्या ये 2 को डिवाइड करता है? यस, बिल्कुल करता है। यस मैम, होगा मैम। 2/4 और 1/2 का मीनिंग अलग अलग है, ये बात समझ में आई क्या? ऐसे कैंसिल कैसे हाँ मैम। ठीक है। Z6 के अंदर 2/4 और 1/2 अलग है। यहाँ इंटीजर्स में काम हो रहा था, इसलिए मैंने कट करके 1/2 कर दिया था इसको। तो आपको चेक करना है, अगर कट नहीं भी करना तो इसको फिर 2/4 के लिए ही चेक करो, क्योंकि Z6 में हम 2/4 बिलोंग्स टू Z6 चेक करेंगे। डज इट बिलोंग टू Z6? यस ऑफ कोर्स। और जो GCD आ रहा है इनका, GCD इज इक्वल टू 2। इतने ही नंबर ऑफ x आपको मिल जाएंगे सच दैट 4x इज इक्वल टू 2। अभी मैं चेक करके अगर आपको बताऊं तो 0 के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा, 1 के लिए 4 बन जा 4 नहीं हो रहा, 2 के लिए 4 2 जा 8 हो रहा है, 2 के लिए हो रहा है, x2 हो सकता है, 3 4 3 जा 12 नहीं, 4 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, हाँ हाँ 4 5 जा 20। ये दो ही वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। क्या बात समझ में आई मेरी? इन Z6 मैम मैम 2/4 को 1/2 लिख सकते हैं जेड में इंटीजर पे? Z में लिख सकते हैं, Z6 में नहीं लिख सकते। पर मैम मतलब उसमें तो 1/2 एग्जिस्ट करना होगा ना जेड पे। ऐसी बात कर रहे हैं। x इज इक्वल टू 2/4। क्या 2/4 को चलो ये बात भी ठीक है कि इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए। 2 2 जा 4, ठीक है ऐसे क्योंकि इनवर्स ऑफ 2 भी तो वहां पर एग्जिस्ट करना चाहिए ना। 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 2/2। ठीक है, हम इंटीजर्स तक रिस्ट्रिक्टेड है ना, अगर हम थोड़ा आगे बड़े होते, रैशनल तक जाते तो हम कैंसिल कर सकते थे। ठीक है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, वो ज़्यादा सही रहेगा। इंटीजर्स बिल्कुल, 2/4 का कोई क्राइटेरिया नहीं है इंटीजर्स में। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मैम। ओके, क्या बात है, शांत शांत मैम बैठ मुझे नहीं क्लियर हुआ। तभी तो मैंने पूछा। क्वेश्चन देखो, Z6 वाला बताऊं ना। यस मैम। Z6 के लिए हमें क्या चेक करना होगा? अगर हम चाहते हैं कि 4 डिवाइड्स 2 हो Z6 में, तो क्या होना चाहिए? 4 डिवाइड्स 2। 4 डिवाइड्स 2 का क्या मतलब है? देयर एग्जिस्ट सम x। अब वो उसी के अंदर बिलोंग करना चाहिए। 4 डिवाइड्स 2 इन Z6 की बात हो रही है, तो ये जो x मिलेगा वो भी Z6 के अंदर मिलना चाहिए, सच दैट 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाए। ये बात क्लियर है? यस मैम। मतलब x इज इक्वल टू 2/4 बिलोंग करना चाहिए Z6 में। या इसको ऐसे नहीं भी लिखना तो भी 4 इंटू कुछ करके 2 आ जाना चाहिए, 4 इंटू समथिंग करके 2 आ जाना चाहिए Z6 के अंदर। ये सिर्फ इसलिए लिखा जाता है ताकि आप यहाँ से कंपैरिजन कर सको, वो रिजल्ट अप्लाई कर सको
डिनोमिनेटर और इसका जीसीडी देख के, इसका जीसीडी क्या बनेगा, 6 और 4 का जीसीडी 2 बनेगा, और 2 उस न्यूमरेटर को डिवाइड करना चाहिए, 2 डिवाइड्स न्यूमरेटर, तो बिल्कुल कर रहा है, 2 डिवाइड्स 2 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज क्या, 4 डिवाइड 2। हाँ, दिस इम्प्लाइज वो वाली बात सही हो जाएगी, क्योंकि आपको मिल गया ना कोई ऐसा एक्स जिसके लिए सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ये बात तो हम, ये जो क्राइटेरिया हमने नीचे यूज़ किया, ये बात हम कल से कर रहे हैं, ये इसीलिए कल बात ये सब बताई गई थी, 2/4, 1/2, 3/8, ये सब बातें चेक करने के लिए कि ZN में आती हैं कि नहीं आती। यहाँ से हमें समझ में मैम ये आया। समझ में आया मुझे। हम्म, फिर आपने बाद में उसको चेंज करके Z क्यों लिखा? किसको ऊपर ये, यस मैम। अरे वो तो मैंने Z का प्रूफ लिखा था ना, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। मैंने मैंने Z, अगर ये मैंने सिर्फ Z के लिए किया था, फिर मैंने वो Z6 आपको समझाने के लिए चेंज कर दिया था, तो मैंने वापस चेंज कर दिया उसको, ये मैंने Z सबको यही लग रहा है शायद वो एक क्वेश्चन है। एक्चुअली मैम ने 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। 1 और 2 पार्ट करके लिखा था ना, मैंने कहा Z में भी बताओ, Z6 में भी बताओ। एक बार जेड में दिखाया है, एक बार जेड 6 में। मेरे को वही लग रहा है, मैंने भी यही क्वेश्चन किया था। अच्छा, नहीं मेरा क्वेश्चन था दोनों में बताओ, क्या Z में होता है, हमने देखा नहीं होता, क्या Z6 में होता है, हमने देखा बिल्कुल होता है, और 2 x मिलते हैं, x इज इक्वल टू 2 मिलेगा और 5 मिलेगा, 2 सॉल्यूशन मिलेंगे इसके, मतलब 4 डिवाइड्स 2, यस, 2 ऐसी वैल्यूज हैं सच दैट 2/4 को हम 2 वैल्यूज लिख सकते हैं, 2/4 को 2 भी लिखा जा सकता है और 2/4 को 5 भी लिखा जा सकता है, ये बात हो जाती है। मतलब इस चीज़ के 2 सॉल्यूशन है, Z6 या Z5, जिसमें भी हम कार्य कर रहे थे, Z6 में कर रहे थे कि Z5 में कर रहे थे, Z6। मैम वो जेड 6 का जो एलिमेंट है ना, उसको मतलब बार देकर मतलब डिनोट कर दो मैम। Z6 का एलिमेंट कौन सा, x बार, नहीं मैम, वो जो 4 डिवाइड्स 2 इन जेड 6 नहीं बोल रहे थे ना, वो 4 को और 2 को 4 बार और 2 बार करके कर दिया, क्योंकि कंफ्यूजन होता है मैम। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसे कन्वीनियंट लग रहा है तो ऐसे कर लो, ये तो सबके ऊपर बार आएगा, x के ऊपर भी आएगा। हम तो ऐसे ही करते थे। अच्छा, चलो, माँ की नोटेशन मतलब से क्या होता है ना मैम, एक इमेज बन जाता है, उसके बाद उसको छोड़ना काफी मुश्किल है मुश्किल मैम। हो जाता है, हाँ, जैसे मेरे लिए बार लगाना थोड़ा मुश्किल हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, आप ऐसे ही कर कोई दो नहीं, मैम। आप मुझे याद दिलाते रहना, मैं लगाती रहूंगी, कोई बात नहीं, मुझे तो क्या दिक्कत है। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? तो इसके यस क्या मैम। सॉल्यूशंस मिलेंगे, 9x इज इक्वल टू 12, ये एक इक्वेशन दी है मैंने, इस इक्वेशन के क्या इंटीजर सॉल्यूशन है, इक्वेशन हैज, एक सेकेंड मुझे पूरा क्वेश्चन लिखने दो, सॉल्यूशंस इन, पहला इंटीजर्स, दूसरा Z5, तीसरा Z12, चौथा Z8, पांचवा Z3। क्वेश्चन ये है आपका, यस नो करके आप बता सकते हो।
मैम सभी में होगा सिर्फ जेड के अलावा। जेड में नहीं होगा, Z5 इसमें होगा। मैम ये कॉन्फ्यूजन हो रहा है इस क्वेश्चन में, मतलब मैम क्या निकलना पड़ेगा इसमें से, वही तो इसमें बात क्या है, देख। किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है? ये भी वेरिएबल कोई ना कोई मिल जाए हमें, हाँ वेरिएबल मैम। एग्जिस्ट कर जाए। फर्स्ट ऑप्शन में क्या रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है, इसका सॉल्यूशन इंटीजर्स में है क्या? कोई इंटीजर मिलेगा जिसको 9 से मल्टीप्लाई किया जाए? मतलब उसके लिए तो फिर ये 9x इज इक्वल टू 12 भी हो जाएगा, वो बाहर हट जाएगा। क्या कोई ऐसा x मिलेगा जो एक ही इंटीजर हो और इंटीजर को 9 से मल्टीप्लाई करें और हमें 12 मिल जाए? इसको दूसरे तरीके से कैसे सोचा जा सकता है कि x इज इक्वल टू 12/9 होगा क्या? क्या ये इंटीजर होगा? सॉल्यूशन होने का नहीं क्या मैम। मतलब है? सॉल्यूशन इन z, तो x z में आना चाहिए ना। हाँ मैम, पर जेड 5 में कैसे आएगा मैम? Z5 में जो क्राइटेरिया बता रखा है उससे चेक करेंगे। क्या बता रखा है मैंने कल से और आज तक, वही डिस्कशन हो रहा है। मैम मतलब 9 मतलब और 5 का GCD 1 है और 1 12 को डिवाइड करते हैं तो x भी जेड 5 में आएगा। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल। ये वाला चेक करो, थर्ड मैंने चेंज कर दिया, Z18 कर दिया। हाँ मैम वो नहीं होगा, 18 वाला नहीं होगा। क्या क्वेश्चन सबको क्लियर हो रहा है? क्या सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लियर हो रहे हैं? यस मैम। एकता, निर्माल्या, हाँ मैम। हाँ हाँ मैम, होगा होगा। लगता है एक तक आवाज नहीं आ रहा है, वो अनम्यूट कर रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा फिर से वही उसको साउंड प्रॉब्लम होने लगा। हाँ, एकता आपकी आवाज़ नहीं सुनी मैंने बड़ी देर से। लेकिन वो अनम्यूट कर रहा था। वीरा क्लियर है। क्या बात है? कुछ आई थी आवाज़ अभी बीच में, पता नहीं किसकी आई थी। चलो कुछ डाउट है तो या तो टाइप करके बता दो या रीजॉइन करके अपनी आवाज़ सुनाओ हमें प्यारी प्यारी। क्या मुझे कराने की ज़रूरत है, मतलब एक्सप्लेनेशन इसके देने की ज़रूरत है? अब लगता नहीं मुझे। नो मैम। नीचे आते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मैम पता मैम होनी मैम चाहिए। एक बार मैम। हम्म मैम अगर मैम जेड 5 में देखो तो 12/9 बार को जेड 5 में होना भी चाहिए मैम, अगर उसका सॉल्यूशन है हम्म तो 12/9 बार वो जेड 5 में कैसे होएगा, एक बार दिखा दो मैम। 9 इंटू एक्स करें और 12 आ जाए। Z5 के अंदर 0 नहीं सेटिस्फाई कर रहा, 1 नहीं कर रहा, 2 नहीं कर रहा, नहीं, हाँ 3 होती है 27, हाँ 3 कर रहा है। x इज इक्वल टू 3, x बार इज इक्वल टू 3 बार आएगा इन Z5। 9 3 27, 27 को Z5 के अंदर देखा जाए तो नहीं, ये तो 2 आ रहा है। Z5 के अंदर देखने को बोला है मैंने, तो वैसे तो 12 को भी रिड्यूस हाँ किया जा मैम। सकता है उसको Z5 के अंदर। Z5 के अंदर 12 क्या होता है? अच्छा, मतलब पहले 12 को अगर रिड्यूस कर दूं उसके बाद ये करूँ तब भी अच्छा अच्छा अच्छा। अगर देखो करा जाए इसको ऐसे, 9 को 12 रिड्यूस बार कर, इज इक्वल टू तो 2 बार होता है जेड 5 के अंदर। 5x इज इक्वल टू 2, तो 5 2 10, सेकेंड यहाँ तो एक सेकेंड, 0 1 2 3 4 ये सारे 5 के मल्टीपल्स आएंगे तो 0 ही आएगा। 9x इज इक्वल टू 12, बड़ा लेना पड़ेगा हमें, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी Z5 में। और मैंने कैसे बता दिया कि 12/9 बार वो जेड 5 में रहेगा? जो
मतलब डेफिनेशन है उसकी, अगर b बाई ए जेड एन में रहेगा तो इफ एंड ओनली जी सी डी ए कॉमा एन, उसको b को डिवाइड करना पड़ेगा ना। 12/9 बिलोंग्स टू Z5। अरे इसका और इसका GCD निकाल ली। हाँ 9 और 5 का अगर जीसीडी निकालो, वो उसको b से डिवाइड होना जरूरी है मैम, इफ एंड ओनली कंडीशन था। तो कैसे करेंगे मतलब डिवाइड, मतलब ये तो 1 देगा ना जीसीडी। GCD 9 और 5, 1 डिवाइड्स 12। 1 डिवाइड्स 12। एक सेकंड, 9 into 0 मैम to 1 9। आपने 9 बार को 5 क्यों लिखा है? रिड्यूस 4 होगा ना? 4 होगा। अच्छा हाँ मैम वो तो 4 होगा। 4x इज इक्वल टू 2। हाँ अब सही रिड्यूस हुआ। 4 0, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। x इज इक्वल टू 3 आएगा सॉल्यूशन Z5 के अंदर। 4 3 जा 12 होगा ना, मतलब यहाँ से भी ऊपर से भी देखोगे तो 9 3 जा 27। हाँ ठीक है, ऊपर भी आ रहा है x इज इक्वल टू 3। इधर 27 आ जाएगा। 27 को उसको रिड्यूस करेंगे तो 2 बनेगा, और 12 को रिड्यूस करेंगे उसमें Z5 में तो वो भी 2 बनेगा। समझ में आ रही है बात निर्मल्या? ये रिड्यूस हाँ कैसे हो रहा है, ये नहीं समझ आ रहा। एक्चुअली मतलब वो जो 12 बार आप 12 बार रिड्यूस हो गए Z5 में तो क्या बनेगा, रिमाइंडर देखना बस उसको उससे डिवाइड करके। 12 बार कौन सी क्लास में है, बस हमें ये देखना है। समझ में आ रहा है? 2 वाली क्लास में ही तो है Z बार। 2 वाली क्लास में क्या था, क्या क्या था? 2 था, उसके नीचे क्या था? 2 और 5 7, 2 में से 5 गए, -3। ये सब मेंबर्स थे ना, ये इंटीजर्स 12 ये सब। तो ये 12 वाला 2 वाली क्लास में है। तो 12 तो हम लिखते नहीं है, 12 तो हम Z5 में लिखते ही नहीं है। तो 12 को क्या लिखा जा सकता है? 2 बार लिखा जाता है ना। यस मैम। तो वैसे ही बस रिड्यूस कर दिया। वैसे अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उनको रिड्यूस करके चेक कर लिया जाता है। क्वेश्चंस इस टाइप से नहीं, बहुत अलग अलग टाइप से बन सकते हैं, वो आगे ग्रुप थ्योरी में आएंगे तो उसको रिड्यूस करके हम चेक कर लेते हैं। नहीं भी किया तो भी सेटिस्फाई कर रहा है, रिड्यूस करके चेक किया तो भी देखो 4x इज इक्वल टू 2 का x इज इक्वल टू 3 सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, अब क्लियर है सब? यस हाँ मैम। मैम अब तो क्लियर है। अब देखो, अब आता है ये फंक्शन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये फंक्शन डिफाइन मैम है नेचुरल टू नेचुरल। x इक्वल्स टू 12/9 तो ऊपर हम नहीं लिख सकते ना डायरेक्टली, क्योंकि 1/9 हमें चेक करना पड़ेगा उस Z5 में है कि नहीं। वो बात वही होती है, x इज इक्वल टू 12/9 लिखने का मतलब ये नहीं होता कि हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया 12/9 करके। मतलब यही होता है कि x ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप कह रहे हो ना कि 12/9 हम तभी लिख पाएंगे जब वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो, तो बस वो चेक करने का तरीका होता है। x इज इक्वल टू 12/9 लिख लिया उस तरीके से, और फिर उसके बाद इसका GCD चेक कर लिया Zn से 9 का। तो वो एक्चुअली लिखा नहीं गया, बस वो चेक करने का क्राइटेरिया फॉलो करने के लिए किया गया। जो हमें फॉर्मूला पता है ना, वो A/B फॉर्म का है ना, या B/A जो भी है। B/A बिलोंग्स टू Zn इफ एंड ओनली इफ A और N का GCD 1 हो। तो बस वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करवाने के लिए वो बात ठीक है। 1/9 तभी लिखा जाएगा जब वो उससे बिलोंग करेगा। तो ये x भी तो तभी मिलेगा जब क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा। x इज इक्वल टू 12/9 तो तभी मिलेगा जब 9 का जो GCD होगा वो 12 को डिवाइड करेगा Zn के साथ। समझ रहे हो, बात वही यस है। मैम। तो लिखने का बस ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब आते हैं नए फंक्शन पे, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इस फंक्शन को जरा पढ़ के देखो, ये क्या कह रहा है। इस फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं t फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल। नेचुरल नंबर डालेंगे, नेचुरल नंबर ही बाहर आएगा। tx नहीं tn। ये क्या, ये साइड में जो बार से ये क्या डिनोट कर रहे हैं? कार्डिनैलिटी। एक सेट दिया गया है, उसकी कार्डिनैलिटी की हेल्प से एक नया फंक्शन बनाया गया है।
समझ में आ रहा है? वो सेट क्या है उसको हम पढ़ते हैं, ये सेट क्या है इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन एक सेट है अंदर, उस सेट की कार्डिनैलिटी लेकर एक फंक्शन बनाया है। चलो देखते हैं क्या है ये। जैसे टी ऑफ 1 की बात की जाए तो ये वो सारे नेचुरल नंबर्स का सेट होगा जो 1 से लेकर 1 के बीच में लाई करें और इनका जीसीडी 1 x, मतलब जीसीडी x का जीसीडी 1 के साथ 1 आए, वो सारे x जो इस रेंज के अंदर हों और 1 के साथ जीसीडी 1 दें। बताएंगे ज़रा आप कौन सा है ऐसा, ये सेट क्या बनेगा? 1 ही होगा। 1 1 होगा, ये सेट बन जाएगा सिंगलटन 1। और लेकिन T1 ये सेट नहीं है, T1 ये सेट की कार्डिनैलिटी है, सिंगलटन सेट की कार्डिनैलिटी 1 होती है। अगर मैं T2 निकालने को कहूँ तो आप निकालने की कोशिश करोगे? वैसे तो मैम एक्चुअली टी मैपिंग जो है मैम वो एन से एन तक मैपिंग है ना? नेचुरल टू नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल नंबर पे ही देखेंगे हम। मैम यहाँ पर एक तो कोई भी, अच्छा वो भी फॉर्मूला, अच्छा मैम जीसीडी एक्स का कोई मतलब नहीं है, ये मत सोचना कि एक्स ये नेचुरल नंबर से इसलिए क्योंकि डोमेन और कोडोमेन, नहीं 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 नहीं, एक्स का उस डोमेन कोडोमेन से कोई लेना देना नहीं है। डोमेन कोडोमेन का लेना देना इधर है, जो रिजल्ट आने वाला है वो, क्योंकि रिजल्ट कार्डिनैलिटी है, कार्डिनैलिटीज में रिजल्ट मिलेगा ना, फाइनाइट कार्डिनैलिटीज आएंगी तो नेचुरल ही होती है कार्डिनैलिटी, इंटीजर तो होती नहीं है। हाँ मैम, तो कोडोमेन का लेना देना कार्डिनैलिटी की वजह से है नेचुरल से, और जो डोमेन है उसका लेना देना इसलिए है क्योंकि हम उसके अंदर नेचुरल्स डाल रहे हैं और रिजल्ट में हमें कार्डिनैलिटीज मिल रही हैं जो कि नेचुरली होती हैं। अब डिफाइन करने को कुछ भी कर दो, या n2r भी कर दो तब भी ये फंक्शन है, n2 कॉम्प्लेक्स कर दो तब भी ये फंक्शन है। मतलब रेंज जो है वो नेचुरल होगा। रेंज जो है वो नेचुरल होगा, रेंज नहीं नेचुरल होगा। ये किसने कह दिया रेंज नेचुरल होगा? रेंज नेचुरल का सबसेट होगा, ये बोलो। नेचुरल होगा ये गारंटी किसने दे दी? ऑन2 किसने बता दिया? ऑन2 तो नहीं पता ना अभी हमें, वो तो हम चेक करेंगे कि ऑन2 है, होगा कि नहीं होगा। बोलो। मैं नहीं बनूं। और ये क्या है मैम, मतलब ये न्यू नंबर थ्योरी का पार्ट है मैम? हाँ कह सकते हैं नंबर थ्योरी का पार्ट है। हल्की फुल्की नंबर थ्योरी तो आनी चाहिए मॉडर्न अलजेब्रा करने के लिए, जितनी आनी चाहिए उतनी मैं करा ही दूंगी यहाँ पे। हाँ मैम, वो तो आप कर ही दोगे। हाँ तो मैं करा दूंगी, तो आप मुझे बता दो कि ये क्या आ रहा है। T2 जरा 2 आ रहा निकालने है। की मेहनत करो। अच्छा 2 आ रहा है। 1 आ 1 रहा 1 आ रहा है। 1 वन मैम। इसके अंदर पहले तो कार्डिनैलिटी सबसे ऑफ पहले 1। वैसे जो सेट की फॉर्म मैंने लिखी है इसको बोलते हैं, चलो मैं सेट थ्योरी हल्की से कराऊंगी, एकदम टच दूंगी तो सेट थ्योरी का, उसमें इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी जब। इसको बोलते हैं कौन सी, रोस्टर या सेट बिल्डर फॉर्म? मैम इसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। इसको सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म तो ये हो गई कि हमने एलिमेंट्स डायरेक्टली उठा के लिख दिए, ये है रोस्टर। चलो सेट थ्योरी कराऊंगी तब भी बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे हमें x को 1 से 2 के बीच मैम में, आपने सेट थ्योरी भी कराएगा? सेट थ्योरी का टच देना पड़ेगा मुझे हल्का सा, क्योंकि इसकी शुरुआत में ना सेट थ्योरी भी कराई जाती है, पता नहीं क्या क्या कराया जाता है मॉडर्न की शुरुआत में, पर बहुत ज़्यादा मुझे पता है, मुझे आपको कराने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक सब कुछ पता ही है। जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी बस मैं वही शेयर करूंगी, बाकी सब नोट्स में मिल जाएगा। तो यहाँ से x तो नेचुरल नंबर मतलब पहले आपने सेट थ्योरी कराया था, मतलब जो एकदम स्टार्टिंग में हुआ था, हाँ आपने सेट थ्योरी को मतलब बहुत अच्छे से ही कराया था। हाँ, इसीलिए जो अलग अलग बातें होंगी ना तो वही बताऊंगी मैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो जीसीडी ऑफ x2, x और 2 का जीसीडी 1 हो, मतलब 1 और 1 का जीसीडी क्या 1 है? हाँ ये तो है 1, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा इसके अंदर। क्या जीसीडी ऑफ 2,2 1 है? जीसीडी ऑफ 2 कैसे निकालेंगे? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, डिवाइजर देख लो, 2 और 2 दोनों में कॉमन डिवाइजर 2 आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 2 बिलोंग नहीं करेगा। तो केवल और केवल कौन सा सेट आया? ये सेट के अंदर केवल और केवल x इज इक्वल टू 1 आया, विच इज सिंगलटन 1। इसकी कार्डिनैलिटी हमें चेक करनी है, विच इज अगेन 1।
तो अब बताओ क्या ये मैप 1 1 आया? टी मैप 1 1 होगा? नो मैम। तो मैम 2 पॉइंट्स ऐसे आ गए जिनकी इमेज 1 आ गई। T3 की बात करें अगर, T3 निकालोगे तो ज़रा निकाल के देखना क्या आ रहा है। तो आ रहा है। पहले तो सेट पढ़ना इम्पोर्टेंट होता है कि सेट जो दे रखा है उसको हम पढ़ें कैसे। मैम 3 आएगा ना? T3 2 आएगा मैम। 2 आएगा। GCD ऑफ, वैसे आप सबने यूलर्स 5 फंक्शन पढ़ा हुआ है मुझे लग रहा है आपकी बातों से। अगर मैं डायरेक्टली ये बोल देती ना, ये लिख के दे देती, आप ये सेट मुझे नहीं लगता निकाल पाते, कि मुझे ऐसा लग रहा है वैसे निकाल भी लेते। ये मैम 2 कैसे आ रहा है? क्या हुआ 2 कैसे आ रहा है? अभी देखते हैं। 1 का 1 GCD और 1 के साथ 2 में आएगा ना, 1 के साथ 3 भी 1 देगा और 2 के साथ भी 3 1 देगा, और 3 के साथ 2 कभी और भी 3 1 की देगा। वो 3 देगा। देगा ये 1 देगा, ये नॉट इक्वल टू 1 देगा। 2 अच्छा, एलिमेंट हाँ मैम, ठीक 1 है। आ गया, 2 आ गया, ठीक है। सेट तो मैम डिवाइड करेंगे, प्राइम नंबर के लिए मतलब कार्डिनलिटी सब हर टाइम -1 हो जाएगा। कार्डिनलिटी -1 आ जाएगा। मतलब पी टी ऑफ पी इज इक्वल टू P-1 हो जाएगा प्राइम्स के अगर लिए, p प्राइम नंबर हो तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बता रही थी, ये तो आपने देख लिया, आपको सब कुछ पता चल गया कि कैसे क्या आ रहा है यहाँ पे। दूसरी बात ये है कि ये जो इक्वल टू 3 लगाया है, क्या ये इक्वल टू लगाने की ज़रूरत थी? क्योंकि 3 और 3, P और P, M और M, इन सब का GCD तो वही आएगा, M ही आएगा, P ही आएगा। लेकिन ये लगाना वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है जब हम इसकी बात कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 1, T1 की बात कर रहे हैं ना, तब ये थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो फिर ये 1 इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो पाएगा। तो लगा दो चाहे ना लगाओ, वो तो आप GCD लगा के चेक ही कर लोगे ना कि GCD 1 आ रहा है तो ही उस नंबर को इंक्लूड करोगे। मतलब इधर से मैं कह रही हूँ इक्वालिटी लगाओगे या नहीं लगाओगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नहीं लगाओगे तो 1 में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए लगा लो तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैंने लगा दिया आपके लिए। क्लियर है? यस मैम। इज नॉट 1 1, ये बात भी आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो ये अच्छा फंक्शन होता है यूलर्स 5 फंक्शन, ऑयलर्स 5 फंक्शन बोलते हैं इसको, यूलर्स भी बोलते हैं, पता नहीं अजीब अजीब तरीके से बोला जाता है इसको, आपका जैसा मैम टी क्या हुआ, 1 1 हुआ था, खुद ही देख लो। 1 1 नॉट 1 नहीं 1 हुआ था, नहीं हुआ था ना। इसकी 2 3, क्योंकि T1 और T2 दोनों ही 1 पे जा रहा है इसलिए। हाँ हाँ बिल्कुल। कितना फाई, इसको अब नया नाम दे देते हैं फाई, वो TP वो हटा दिया हमने, मज़ा नहीं आया हमें उसमें। डेफिनेशन हमने फिर से ऐसी दे दी, x बिलोंग्स टू n such that 1 less than equal to x less than equal to n and GCD of xn is equal to 1। तो आपको पता है फाई ऑफ 1 क्या आता है, 1 आता है। फाई ऑफ 2 क्या आता है, 1 आता है। फाई ऑफ 3 क्या आता है, 2 आता है। फाई ऑफ 4 निकालोगे वो 2 आ जाएगा। पर ये निकालने का कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए। मैं अगर बोलूँ फाई ऑफ 100 निकालो तो क्या आप लिखने बैठोगे सब कुछ? नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, अगर हम तो हम फॉर्मूला भी देख सकते हैं इसका कि कैसे आएगा। देखो, अगर तो फाई ऑफ P को निकालना है तो आपको पता है क्या करना होगा आपको, P-1। P-1 करना होगा, क्योंकि हमें फाई ऑफ n का क्या मतलब है, फाई ऑफ n का मतलब है n के साथ जो जो GCD 1 दे रहा हो, यानी n के साथ जो जो नंबर को प्राइम हो वो होता है इसके अंदर। जो जो नंबर को प्राइम हो n के साथ, यानी प्राइम के साथ कौन कौन से नंबर्स को प्राइम होते हैं, कितने नंबर्स होते हैं जो को प्राइम होते हैं, 1 से लेकर P मैम लेस देन 1 होता है ना? 1 से लेकर P-1 तक। तो कितने नंबर्स होते हैं यहाँ से यहाँ तक? P-1। तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि फाई ऑफ P, यहाँ पे प्राइम लिखना पड़ेगा आपको कि प्राइम के लिए ऐसा होता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि फाई ऑफ 4 क्या 3 आ जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फाई ऑफ 4 2 आएगा। आप चेक कर सकते हो 1 2 3 4, 4 के साथ कौन कौन से GCD 1 देगा, एक ये देगा एक ये देगा, इसलिए फाई ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। इज इट क्लियर? फाई ऑफ 4 इज इक्वल टू नहीं होगा, फाई ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 होगा।
तो केवल और केवल प्राइम के लिए होगी ये बात सेटिस्फाई, केवल और केवल प्राइम के लिए, ओनली एंड ओनली प्राइम। दूसरी बात, फाई ऑफ पी रेज टू पावर एन इज इक्वल्स टू पी रेज टू पावर एन माइनस पी रेज टू पावर एन माइनस 1 होता है। इसको भी हल्का सा ऑब्जर्वेशन लिया जा सकता है कि पी रेज टू पावर एन मतलब प्राइम की पावर एन में लिखा हुआ है कोई नंबर, तो उसका ये होता है। जैसे फाई ऑफ क्या निकलवाएं आपसे, 2 की पावर 4, तो आप कहोगे अरे ये तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 माइनस 1 विच इज़ 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 8 आ जाएगा। 16 माइनस 8 आ जाएगा। तो बड़ा आसान हो गया काम आपके लिए, लेकिन पूरी तरह आसान नहीं हुआ। अगर कोई प्राइम में की पावर्स में नहीं है, 15 का आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे वो बात अभी हम आगे करेंगे। ये प्राइम की पावर्स में नहीं है ये नंबर, तो लेकिन इतना काम आसान होने से भी बात बनेगी कुछ ना कुछ। देखो ये कैसे आया, फाई ऑफ पी की पावर एन को आप क्या लिख सकते हो, फाई ऑफ पी 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 कितने टाइम्स, n टाइम्स। मतलब फाई के साथ पी के साथ कौन कौन से ऐसे नंबर होंगे, पी की पावर एन पी के साथ, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, पी की पावर एन के साथ कौन कौन से ऐसे नंबर होंगे जो GCD 1 नहीं देंगे। पी की पावर एन से कौन कौन से मैम समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि उल्टी बात सोचो, उल्टा दिमाग लगाना शुरू करो। 2 क्यूब के साथ कौन कौन से नंबर GCD 1 नहीं देंगे, GCD 1 देंगे वो तो 5 के अंदर आ ही जाएंगे, मैम जो 2 के मल्टीपल्स होगा। जो 2 के मल्टीपल्स होंगे। ये हाँ, सही, मतलब 2 to the power 1, 2 to the power 2 और 2 to the power 3। 2 के मल्टीपल्स, 2 की पावर्स में भी नहीं, 2 के मल्टीपल्स, जैसे 1 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 2, 4 इंटू 2, 5 इंटू 2, 6 इंटू 2। ये देख लेना कहीं हम बाहर ना निकल जाए, काफ़ी है इतना सोचना। हाँ बस ठीक। हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। ये सारे मल्टीपल्स GCD 1 नहीं देंगे। नहीं की बात कर रही हूँ मैं, उल्टी बात कर रही हूँ। ये मत सोचना कि हम उल्टा क्यों चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं वो अभी देख लेंगे। ये 2 होगा, ये 4 होगा, ये 6 होगा, ये 8 होगा, ये 10 होगा। 10 का तो कोई काम ही नहीं है, कि 5 ऑफ 2 क्यूब निकालना है ना, मैक्स टू मैक्स 8 तक ही जा सकते हो आप, पता ही है आपको, 8 तक ही देखना था आपको। 2, 4, 6, 8 इनको छोड़ के जितने हैं वो सारे GCD 1 देंगे। इनको छोड़ के कितने हैं 8 तक, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 4 हो गए। इस सेट की कार्डिनैलिटी तो बनेगी 5 ऑफ 2 क्यूब 4। और चाहे फॉर्मूला लगा लो, अभी ये वाला फॉर्मूला बना कैसे, अभी बताते हो कैसे बना फॉर्मूला। ये बात क्लियर हो गई जो मैंने 2 क्यूब के लिए, यस मैम। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब हम मैम ये 2 इंटू 2 ये कैसे लिखा था? ये वाला 1 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 2, 4 इंटू 2। यस मैम। देखो अभी मैं इसको जनरलाइज करूँगी तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब मैंने कहा कि 5 ऑफ 2 क्यूब निकालना है, तो 2 क्यूब के साथ जो जो 1 GCD देंगे वो तो अच्छे नंबर्स हैं ही, वो तो हमें चाहिए ही। लेकिन आपके पास 50 रुपये हैं और आपको सामान लेना है 20 रुपये का, तो मैं ये पूछूंगी कि आप मेरे पास आते हो वापस, मैंने आपको 50 रुपये दिए थे, 20 रुपये का सामान लेके आए, आपके पास 30 रुपये बचे। तो मुझे अगर ये पूछना है कि आपके पास कितने पैसे, वो कितने का सामान था, अगर मुझे ये पूछना है कि कितने पैसे खर्च करके आए, तो मैं इनडायरेक्टली ये पूछ सकती हूँ आपसे कि आप कितने पैसे हैं आपकी जेब में, कितने पैसे बचे। कई बार आपकी मम्मियाँ भी आपसे पूछती होंगी कितने बचे, मैंने तुम्हें 100 रुपये दिए थे, कहाँ खर्च करके आए हो, कितने बचे। कितने बचे का क्या मतलब कि इनडायरेक्टली वो ये पूछ रहे हैं कि सामान कितने का था। यानी 50 रुपये का 50 रुपये आप लेके गए थे, 20 रुपये का सामान था, तो आपके पास 30 रुपये बचे, और मैं आपसे ये पूछ लूँ कि कितने पैसे बचे, तो मुझे पता चल जाएगा इनडायरेक्टली कि वो 20 का सामान लिया होगा आपने, तभी आपके पास 30 बचे। वही बात यहाँ पे हो रही है कि यहाँ पे GCD 1 वालों को नहीं देख रहे हम, वो देख रहे हैं जो GCD 1 नहीं देंगे। वो GCD 1 कौन से नहीं देंगे, P की पावर n के साथ, जो P का भी मल्टीपल हो गया ना वो GCD 1 नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4P निकालूं और P की पावर n देखूं, तो GCD इनका P आएगा ना, P का कोई भी मल्टीपल उठा लिया जाए, चाहे वो 1P ही उठा लिया जाए, तो इनका GCD P तो आएगा ही।
तो यही कह रखा है कि p की पावर n के साथ जो नंबर्स GCD 1 नहीं देंगे वो कौन से होंगे, p के मल्टीपल्स होंगे। यहाँ पे कोई भी KP टाइप का नंबर आ सकता है। अब वो मल्टीपल कहाँ तक लेने उसकी बात हम करेंगे। मैं जनरलाइज डायरेक्टली उस पर ही जंप करती हूँ। एकता, p के मल्टीपल्स कैसे हो सकते हैं, 1p 2p, यही बात लिखी थी मैंने ऊपर, 3p 4p p चलता रहेगा। कहाँ तक जाना है, p की पावर k तक जाना है। पर p की पावर k को हम ऐसे नहीं लिख सकते, p की पावर k माइनस 1 इंटू p। बात समझ में आ रही है सबको? यस मैम। हाँ, अगर ये हाँ देखो, मैम। अगर मैं ये बस पूछ लिया मैंने आपके पास कितने पैसे बचे हैं, ये वही है कि आपके पास कितने पैसे बचे हैं, 20 रुपीज़। ये वही बात हो रही है कि मैंने ये नहीं पूछा GCD 1 कौन से दे रहे हैं, मैंने ये कहा कि GCD 1 कौन से नहीं दे रहे हैं, वो वाले हमने सिलेक्ट कर लिए। और ये हैं कितने नंबर्स में देखना, एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। हाउ मेनी ऑफ देम आर दे, इतने हैं ना, 1 से लेकर p की पावर k माइनस 1 तक। मतलब ये टोटल कितने हैं, p की पावर k माइनस 1। तो ये वाले इतने नंबर हैं, मुझे नहीं पता वो कौन कौन से हैं, मुझे मतलब भी नहीं है वो कौन कौन से हैं। मुझे मतलब नहीं कि आप दुकान से कौन से कलर के नोट लेके आए, क्या लेके आए, सिक्के लेके आए, नोट लेके आए। मुझे सिर्फ इतने मतलब है कि कौन सा नोट कितने अमाउंट लेके आए, वो अमाउंट ही हमें पता करना था। तो ये कितने हैं नंबर्स में, 1 2 3 4 अप टू p के माइनस 1 है। मतलब ये p के माइनस 1 मेंबर्स ऐसे हैं जो GCD 1 नहीं दे रहे। तो टोटल में से, टोटल p की पावर n है, उसमें से p की पावर n माइनस 1 माइनस कर दिया जाए, जो कि p की पावर k माइनस 1 नीचे था, क्योंकि वहाँ पे k में काम कर रही थी ना मैं, यहाँ पे n है, तो उतने माइनस कर दो जो GCD 1 नहीं दे रहे। तो टोटल वही आ जाएगा ना कि कितने का सामान है। दिस इज इक्वल टू हाउ मेनी, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ अमाउंट ऑफ, जो भी आप शॉपिंग करके आए हो, कितने की शॉपिंग करके आए हो, ये वो चीज़ हो गई। तो जो GCD 1 दे रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, टोटल में से जो GCD 1 नहीं दे रहे थे उनको माइनस कर दो। ये बात क्लियर हुई सबको? यस मैम। चलो, तो ये फॉर्मूला ऐसे बन गया। एक और फॉर्मूला बना लिया हमने, एक और फॉर्मूला बना लेते हैं। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट बेसिक फॉर्मूला है अलजेब्रा की, जिसकी नींव खड़ी है अलजेब्रा की इसके ऊपर। फाई m डॉट n इज इक्वल टू फाई m डॉट फाई n। ये जो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा, ये वाला सेकेंड फार्मूला और थर्ड फार्मूले से आप सारे फाई निकाल सकते हो, दुनिया का कोई भी फाई हो। थर्ड फार्मूला है ये, फाई एम एन इज इक्वल टू फाई एम इंटू फाई एन। दिस इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ GCD ऑफ m एंड n इज 1। वाई, देखो इसका एक हल्का सा आइडिया अगर मैं लूँ, 515 निकालूँ, 5 3 इंटू 5 होगा। 515 का क्या मतलब है, जिनका GCD, वो सारे x जिनका GCD 15 के साथ 1 आता हो। मतलब ये बात भी है कि 3 के साथ भी उनका GCD 1 आना चाहिए और 5 के साथ भी 1 आना चाहिए, दोनों के साथ 1 आना चाहिए। तो 5 3 वाले मेंबर्स भी आएंगे, टाइम्स 5 5 वाले भी तो आएंगे। 5 3 जिनका GCD 1 आता है और 5 5, यानी 5 के साथ जिनका GCD 1 आता है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन आएगी। 3 के साथ भी 1 आना चाहिए, 5 के साथ भी 1 आना चाहिए। तो ये आंसर हो जाएगा 5 3 इंटू 5 5। अब 5 5 और 5 3 पता है दोनों प्राइम नंबर्स हैं, पावर 1 है, तो ये 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, आंसर 8 आ जाएगा। मतलब 5 15 8 आ जाएगा। क्यों आ गया, क्योंकि 15 के लिए हमें वो निकालना था जिनका 3 के साथ भी GCD 1 आ रहा हो और 5 के साथ भी GCD 1 आ रहा हो। सपोज आपके सामने ऐसी सिचुएशन होती कि 5 40 निकालना होता। अब आप ये नहीं करते कि 5 10 इंटू 4, 5 10 इंटू 5 4, नहीं 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 नहीं, ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर पहले तो फॉर्मूला जो डिफाइन किया गया वो GCD mn इज इक्वल टू 1 के लिए किया गया है। क्यों किया गया है, कुछ सोच के ही किया गया होगा ना। अगर आप ये काम करने लग गए ना, तो इधर जो GCD 1 दे रहे हैं 10 के साथ, उधर जो GCD 1 दे रहे हैं वो रिपीट होंगे। 10 के अंदर भी कुछ ऐसे होंगे, जैसे 10 के साथ 5 है, सॉरी 7 है, वो GCD 1 देता है। 4 के साथ भी नहीं, 7 नहीं 3 है, वो GCD 1 देता है। 4 के साथ भी 3 है, GCD 1 देता है। वो उधर भी इंक्लूड कर लिया आपने, इधर भी इंक्लूड कर लिया, तो ऐसे तो दो बार इंक्लूड कर लिया, तो ये काम नहीं किया जा सकता। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, 540 कैसे निकालेंगे फिर हम,
प्राइम फैक्टराइजेशन करके। दुनिया का कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ना हो सकती हो। तो कर लो भाई प्राइम फैक्टराइजेशन। 20 इंटू 2 40, 10 इंटू 4 40, मुझे लगता है 2 क्यूब इंटू 5 आना चाहिए। हाँ बिल्कुल यही आएगा। अब 2 क्यूब और 5 का जीसीडी तो 1 है ना, 2 क्यूब का जीसीडी 5 के साथ 1 है। 5 ऑफ 8 इंटू 5, तो 5 ऑफ 2 क्यूब इंटू 5 ऑफ 5। अब आपको कौन सा फॉर्मूला पता है? ये प्राइम है तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 2 क्यूब माइनस 2 की पावर 3 माइनस 1, मतलब एक कम हो जाएगी पावर। फॉर्मूला याद कर लो अगर याद नहीं है तो। सो दिस इज 4, दिस इज 4, आंसर इज 16। समझ में आया? हाँ मैम। हाँ मैम। कोई ऐसा बहुत क्वेश्चन नहीं है जो आपका रुकेगा 5 निकालने के लिए। ठीक है मैम, अब तो डॉन हो गए इस बारे में। 5 में डॉन हो गए, लेकिन डॉन जरा समझ गया ना डॉन, मैं मजाक कर रहा हूँ। मतलब पाई का एक क्वेश्चन तो एमडी में भी जरूर आता है। हाँ एमडीयू के एंट्रेंस में भी आता होगा ना। वो चाइनीज रिमाइंडर वाला थ्योरम जो होता है वो भी करा देना मैम। अच्छा, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो कभी खाली टाइम में करना। हाँ मैम, वो टिफार में आता है उस वाला क्वेश्चन, उसको लगा कर। नोट्स दे दूंगी मैं, करना हो तो। ठीक है मैम, दे दीजिए। नोट्स की बजाय मैं वीडियो बता दूंगी कोई अच्छी सी यूट्यूब पे। मैम ये जो थ्योरम्स है ये एक्चुअली किस बुक में मिलेगा मैम? एक आती है, मेरे को नहीं याद आ रहा उसका, डेविड मैम कि कौन सा टॉपिक बोला उसने? चाइनीज चाइनीज रिमाइंडर। रिमाइंडर, वो क्लासिकल ये कौन सा? एक है तुम एस के मापा का वो क्लासिकल अलजेब्रा जो बुक है ना, उसमें भी देखोगे तो उसमें है, पर उसमें ना मतलब शॉर्टकट में लिखा हुआ है। कौन सा, मतलब कौन सा चैप्टर में? वो इंटीजर कांग्रेंस चैप्टर में वाले है। में होता है ये तो। इंटीजर पे? हाँ इंटीजर जो चैप्टर है हमारा उसमें ही था, और एक कराया भी गया था जब हम लोग फर्स्ट ईयर में था, फर्स्ट सेमिस्टर में। तब तो कुछ समझ में नहीं आता ना ये सब बातें। हाँ देखो, प्राइम नंबर पॉजिटिव इंटीजर n ग्रेटर देन 1 इज सेड टू बी प्राइम नंबर, ब्ला 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 जो भी। इफ n हैज पॉजिटिव इंटीजर n की बात हो रही है, n को प्राइम कब कहेंगे? या p लिख दूं मैं? p लिखूंगी तो अच्छा लगेगा आपको। इफ p हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर। 2 पॉजिटिव डिवाइजर्स, दैट इज वन और वो वाला नंबर itself। तो आपका होमवर्क दे रही हूँ मैं, और उसके बाद क्लास ओवर कर रहे हैं हम। इफ n इज एनी प्राइम नंबर, then number of divisors of n n is equal to 157, क्वेश्चन नंबर 2। देन फाइव ऑफ n क्या आएगा? ये 2 सवाल है, ठीक है। यस रुको मैम, रुको रुको। हम सेकंड क्वेश्चन का तो 156 होगा। any prime number then numbers of divisor of n 2 होगा मैम वो।